नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। दोस्तों, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका ये नया साल बहुत ही शानदार और मज़ेदार हो जाए। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की जो कहानी है उसके लेखक है जय अलानी, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, और ये कहानी उनकी एक किताब हॉन्टेड से ली गई है। तो बिना देरी किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, भानगढ़ किला राजस्थान के अलवार जिले में स्थित है और इसे भारत की सबसे प्रेत बाधित जगहों में से एक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक नोटिस लगाया है जिसमें लोगों को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद किले में रुकने से मना किया गया है। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद 17वीं शताब्दी के इस किले को देखने के लिए आज भी बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं। सदियों से इस किले के आसपास कई ऐसी घटनाओं को रिपोर्ट किया गया है जिन्हें अलौकिक शक्तियों से जोड़ा जाता है। स्थानीय गांव वाले किले का नाम लेने से भी डरते हैं। कहा जाता है कि 400 साल पहले एक काले जादूगर ने इसे बर्बाद कर दिया था और तब से यह जगह फंसी हुई और प्रतिशोधित आत्माओं का घर बन गया है। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि यह शाप आज भी जारी है। भानगढ़ किला लंबे समय से मेरी लिस्ट में था और 2015 में मुझे इसे देखने का मौका मिला। यहां मैं उस अनुभव को साझा कर रहा हूं जिसमें कुछ अविश्वसनीय घटनाएं शामिल है और जिन्हें मैंने अब तक अपने तक सीमित रखा था। 2015 की गर्मियों में मैं नई दिल्ली में था और अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। इसी व्यस्त और थकान वाले जीवन के बीच मुझे भारत के सबसे भूतिया स्थान भानगढ़ किले से रूबरू होने का मौका मिला। यह मौका मुझे मई के मध्य में मिला था जब अचानक हमारे ऑफिस में 7 दिनों की छुट्टी की घोषणा कर दी। किसी को भी ऐसी छुट्टी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही छुट्टियों का ऐलान हुआ हम सब ने जोश में अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। लेकिन जैसा अक्सर होता है वैसे ही ये प्लान भी फेल हो गया। अब मेरे पास 7 दिन खाली थे और कुछ न करने का विचार मुझे परेशान कर रहा था। खाली बैठना मेरे बस की बात नहीं। बस 2 दिनों बाद ही मैंने फैसला किया कि कुछ करना होगा और तभी मेरे दिमाग में भानगढ़ का ख्याल आया। मैंने भानगढ़ के बारे में कुछ साल पहले एक बातचीत में सुना था। तब मुझे एक दोस्त ने बताया था कि उसके 2 कजिन्स 20 साल पहले इस किले में गए थे और फिर वो कभी वापस नहीं आए। उनके शव तक नहीं मिले। और जब मैंने और पूछताछ की तो पता चला कि पिछले कुछ वर्षों में भानगढ़ में कई लोग गायब हुए हैं। स्थानीय अधिकारी भी इन मामलों की जांच नहीं करते। उन्हें कोई सुराग तक नहीं मिलता। भानगढ़ किला एक छोटे से गांव में स्थित है जो चारों ओर से रेगिस्तानी जमीन से घिरा हुआ है। इस वीरान इलाके में कोई भी व्यक्ति अचानक गायब कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। मैंने अपने लैपटॉप पर भानगढ़ सर्च किया। हजारों वेबसाइट्स खुल गई जिनमें कई सारी कहानियां थी। कुछ लोगों के लापता होने का जिक्र था, कुछ घटनाओं का जिक्र था, तो कुछ ने वहां अजीब आवाजें सुनने की बात भी लिखी थी। इन सब चीजों ने मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ा दी। अगली सुबह मैंने दिल्ली से भानगढ़ के लिए एक टैक्सी बुक की। लगभग 235 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं शाम तक अलवार के पास दौसा नामक गांव पहुंचा। यह किले से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यही एक जगह है जहां खाने पीने और रुकने का इंतजाम है। फिर उनकी सलाह मानते हुए मैंने दौसा में ही रात बिताने का फैसला किया। मैंने वहीं पर एक होटल में चेक इन किया और मैंने होटल के मैनेजर को अपनी यात्रा का मकसद बताया। जैसे ही मैंने किले का नाम लिया उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पहले तो मुझे थोड़ा टोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चुप हो गया। पता नहीं क्यों, शायद वो उस बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहता था। अगली सुबह मैं भानगढ़ की ओर रवाना हुआ। उस सफर के दौरान मेरे मन में किले को लेकर तमाम सवाल थे। आखिर ये किला कैसा होगा? क्या मैं वहां किसी अजीब घटना का सामना कर पाऊंगा? जैसे ही किले की पहली झलक दिखी मेरी रीढ़ से सिहरन दौड़ गई। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने इंटरनेट पर देखी थी। तीनों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई, लेकिन इसमें एक अजीब सी खिंचाव वाली शक्ति थी। किला जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहा था। ड्राइवर ने मुझे किले के पास छोड़ा तो आसपास का नज़ारा और भी दिलचस्प लगने लगा। साहब, मेरी टैक्सी यहीं तक जाती है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है यही गोला का बांस गांव है और इसके ठीक सामने किला है। आप यहीं से उसे देख सकते हैं। मैंने किले को देखते हुए उसे कहा कि वो मुझे किले तक छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। उसने वही बात दोहराई कि वो गांव तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं। फिर अनिच्छा से मैंने उसका किराया चुकाया और वो वहां से चला गया। गांव जिसे गोला का बास कहते हैं, ये गांव आधुनिकता से बिल्कुल अनजान था।
यहाँ के लोग और दुकानें एक अलग ही दुनिया का हिस्सा लग रहे थे। उससे भी बढ़कर मैं ये सोच रहा था कि एक भूतिया जगह के इतने करीब रहना उनके लिए कैसा अनुभव होता होगा, खासकर रात में। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि इस किले के अंदर से कई हजारों आत्माओं के रोने की आवाजें आती है। हो सकता है कि ये आवाजें किसी सक्रिय ज्वालामुखी के तल से आने वाली आवाज जैसी हो, लेकिन यह बहुत ही अजीब बात थी। उस दिन भानगढ़ किले के रहस्य को जानने की मेरी यात्रा शुरू हुई। आगे जो हुआ वो मेरी कल्पना से बहुत परे था। वो गोला का बास गांव मूर्तिकारों की निवास स्थान की तरह लग रहा था। वहां हर तरफ कई खूबसूरत और संगमरमर की मूर्तियां बनती दिखाई दे रही थी, जिन पर तरह तरह के लोग काम कर रहे थे। मैंने कुछ स्थानीय लोगों से बात की और उनके काम की तारीफ करते हुए उनसे बातचीत करना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने किले का जिक्र किया, उनके चेहरे अचानक से बदल गए। उनके चेहरे पर जो भाव थे वो अचानक से बदल गए। ऐसा लगा जैसे वो उस भयानक खतरनाक चीज के बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे। कोई ऐसी खतरनाक चीज जो उनके आसपास मंडरा रही हो। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद मेरी नजर एक अधेड़ उम्र के मूर्तिकार पर पड़ी, जो अपनी फूस की झोपड़ी के बरामदे में बैठा देवी सरस्वती की एक मूर्ति बना रहा था। मैं उन्हें देख उनके पास चला गया। उनकी जटिल और सुंदर कलाकारी वाकई प्रशंसा के काबिल थी। पहले तो वो असहज और नाराज हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं एक टूरिस्ट हूं तो फिर वो शांत हो गए। शायद उन्हें लगा था कि मैं कुछ खरीदने आया हूं। इस मूर्तिकार से मुझे पता चला कि गांव के लोग मुझसे इतनी सतर्कता क्यों बरत रहे थे, क्योंकि 3 दिन पहले गांव का एक लड़का जो पर्यटकों के लिए पार्किंग अटेंडेंट का काम किया करता था, उस लड़के का शव किले के गेट पर मिला था। शरीर बुरी तरह से घायल और चोटों से भरा हुआ था, और यह बात स्पष्ट थी कि उस बेचारे की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई थी। और फिर मुझे यह भी पता चला कि यह सब कुछ उनके लिए कोई नई घटना नहीं थी। हर कुछ हफ्तों में किले के पास इस तरह के शव पाए जाते थे, और तब मुझे यह बात समझ में आ गई कि ये लोग इतनी दहशत में क्यों रहते हैं। उस मूर्तिकार से मुझे भानगढ़ किले के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। इनमें से ज्यादातर बातें मैंने पहले ही सुनी थी, लेकिन वहीं के एक स्थानीय व्यक्ति के मुंह से इन बातों को सुनना बहुत ही अलग अनुभव था। उसने मुझे किले से जुड़ी एक लोक कथा बताई। कभी किसी जमाने में भानगढ़ किला कभी राजा माधो सिंह और उनकी पत्नी रानी रत्नावती का निवास हुआ करता था। यह 17वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। उस समय किला एक शानदार महल की तरह था, जिसमें सब शानदार सुविधाएं भी थी। किले के अंदर कई हवेलियां थी और वहां पर नृत्य प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कहा जाता है कि रानी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। कई वीर तो केवल उनकी एक झलक पाने के लिए मर मिटते थे। लेकिन रानी को अपने प्रशंसकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका झुकाव कहीं और था। उन्हें काले जादू में और तंत्र मंत्र में विशेष रुचि थी। मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्माओं को बुलाने जैसे विषय, ये विषय उन्हें आकर्षित करते थे और वो इन सब के बारे में और जानना चाहती थी। और जब राजा माधो सिंह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक तांत्रिक सिंघिया को बुलाया ताकि वो रानी को काला जादू सिखा सके। रानी रत्नावती एक तेज शिक्षार्थी थी, तो वही सिंघिया एक जानकार शिक्षक। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शिक्षक को अपने शिष्य से प्यार हो गया, यानी सिंघिया को रानी रत्नावती से प्यार हो गया था। सिंघिया तांत्रिक न सिर्फ एक रानी से बल्कि एक विवाहित स्त्री से प्रेम कर बैठा था। सिंघिया को अच्छे से पता था कि यह प्रेम असंभव है। इसलिए एक दिन जब रानी की दासी उनके स्नान के लिए तेल खरीदने गई, तभी सिंघिया ने उस तेल पर गुप्त रूप से एक काला जादू कर दिया। जादू ऐसा था कि जो भी उस तेल को छू लेगा वो तांत्रिक के वश में हो जाएगा। लेकिन सिंघिया की योजना उल्टी पड़ गई। रानी अब तक इतना काला जादू सीख चुकी थी कि उन्हें समझ में आ गया कि तेल में कुछ गड़बड़ है। रानी ने उसकी बुरी नीयत को भांप लिया और फिर वो तेल अपने ऊपर इस्तेमाल करने के बजाय दासी को वो बाहर चट्टानों पर डालने के लिए कहा। और उसके बाद देर रात जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चट्टानों ने तेल को छू लिया था और अब वो चट्टानें सिंघिया के प्रेम में आकर्षित हो गई थी। किले की मिट्टी की चट्टानें टूटकर सिंघिया की झोपड़ी की ओर गिरने लगी। इससे पहले कि बड़े बड़े पत्थर उसकी छाती पर गिरते और वो उनके नीचे कुचल जाता, सिंघिया को अपनी बर्बादी का एहसास हो गया। मरने से पहले क्रोधित सिंघिया ने भानगढ़ किले और उसके सभी निवासियों को एक भयंकर श्राप दे दिया। उसने किले के दरबार, रानी, दरबारियों
और वहां रहने वाले नागरिकों को भी श्राप दिया था। और सचमुच कुछ ही घंटों बाद भानगढ़ में एक अजीब प्राकृतिक आपदा हुई। पत्थर खिसकने लगे, पेड़ उखड़ गए, पक्षी और कीड़े आसमान से मरकर नीचे गिरने लगे। किले की दीवारों को सहारा देने वाले पत्थर ढीले हो गए और फिर कुछ ही मिनटों में किला लगभग खंडहर में बदल गया। वो किला आज भी उसी हालत में है। कहते हैं कि रानी और उनके दरबारी इस आपदा में मारे गए और आज उन्हीं की आत्माएं किले में भटकती रहती है। राजा माधो सिंह का क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि आपदा वाले दिन के बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। मूर्तिकार की कहानी सुनते सुनते मुझे दोपहर हो गए। उसके बाद मैं भानगढ़ किले की ओर बढ़ा। आमतौर पर किसी प्रेतात्मा को शांत करने के लिए उनके जीवन में हुए अन्याय को समझना जरूरी होता है, लेकिन फिर मैंने खुद को ही याद दिलाया कि मैं यहाँ आत्माओं को शांत करने नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की सच्चाई जानने आया हूँ। और ये सोचते हुए मैंने किले के अंदर कदम रखा। किले के अंदर जाने का रास्ता एक लोहे के बड़े गेट से था। यह गेट बहुत मजबूत और भारी है, जो समय के साथ साथ इतना पुराना और भारी हो गया है कि इसका एक हिस्सा जमीन में धंस चुका है। यह पूरी तरह से नहीं खुलता और वहां पर एक आदमी निकलने लायक पतली दरार है। उस गेट के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक साइन बोर्ड लगा था, जिस पर हिंदी में लिखा था कि सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश करना मना है। किले के क्षेत्र के अंदर पशु को चराने के लिए मना है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले केवड़ा के पेड़ों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना मना है। ये चेतावनी किले के बारे में डर का माहौल पैदा कर रही थी। मैंने गेट की संकरी दरार से खुद को अंदर खिसका लिया और किले के अंदर प्रवेश किया। यहाँ कुछ पर्यटक थे जो ज्यादातर खुद में ही खोए हुए थे और वो खंडहरों के सामने और अरावली की पहाड़ियों के साथ सेल्फी ले रहे थे। मैंने उन सब के बीच से घूमते हुए अकेले ही किले का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। किले के अंदर सबसे पहले एक खुला मैदान दिखा। मई की तपती गर्मी में वहां की जमीन बंजर थी। इसके आगे मैंने एक मंदिर देखा। भानगढ़ में कई मंदिर है जो विभिन्न देवताओं को समर्पित है, लेकिन यह विशेष मंदिर मुझे आकर्षक लगा। इसमें कुछ खास था जो मैं तुरंत पहचान नहीं सका। मैं मंदिर के अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने जगह जगह की तस्वीरें ली और वहां की वास्तुकला को भी देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन उस जगह को देखकर ऐसा नहीं लगा कि यहां कभी कोई देवता रहे होंगे। एक बात जो मैंने हमेशा देखी है कि भारतीय किलों में उनके मुख्य देवताओं के मंदिर होते हैं ताकि संकट की घड़ी में उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया जा सके। लेकिन जिस हालत में मैंने इसे देखा था, वो मंदिर बस एक उदास और निर्जन जगह थी। उसे देख ऐसा लगा जैसे यहाँ के देवताओं ने भी उस श्राप के बाद इस किले को छोड़ दिया हो। कुछ पास में ही मेरी नजर किसी चीज पर चली गई। वहां एक जर्जर मंच था जिस पर एक मानव आकृति सीधी बैठी हुई थी। मैं उनके पास चला गया और देखा कि वो एक साधु थे जो गंदे सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और वो गहरी साधना में लीन थे। उनका चेहरा सबसे अलग था। उन्हें देख मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी न किसी तरह से इस स्थान से जुड़े हुए हैं। मैं उनके करीब जाने ही वाला था कि अचानक से उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और मुझे देखकर भौहें सिकोड़ ली। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, बाबा ये मंदिर किसका है? साधु ने आसमान की तरफ देखा, मानो वो खुद कुछ जवाब ढूंढ रहे हो। मैंने फिर से पूछा, क्या आप यहां अक्सर आते हैं? इस बार उसने सिर हिलाया। उनकी नजरों में सवाल थे, लेकिन उनका चेहरा शांत भी था। मैंने उनके बगल में बैठते हुए कहा, मैं इस जगह की खोज कर रहा हूं। क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? क्या जानना चाहते हो? उसकी आवाज कर्कश थी, बिल्कुल भी मधुर नहीं, जैसे हम साधुओं से उम्मीद करते हैं। यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं क्या? हाँ, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। एक समय था जब लोगों ने इस जगह को अकेला छोड़ दिया था। अब लोग अपनी बैग, फोन, कैमरा लेकर आते हैं, यहाँ सेल्फी लेते हैं, मजाक बनाते हैं। वो यहाँ आते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो डरते नहीं, दांत निकालकर हंसते हैं। लेकिन फिर जैसे ही सूरज डूबने लगता है, एक एक करके सभी बाहर निकल जाते हैं। ढोंगी, पाखंडी लोग।
लेकिन क्या यह जगह सचमुच भूताहा है? हाँ बाबा, क्या यहाँ आत्माएं हैं? उसने मुझे मुरझाई हुई नजर से देखा और फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, भूतहा, प्रेत बाधित, तो तुम ये सोचते हो? तो क्या ये जगह प्रेत बाधित नहीं है? यह सुनकर साधु ने मेरी आंखों में गहरी नजर डाली। उनकी नजर में कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने एक पल के लिए मेरी नजरों से संपर्क बनाए रखा और फिर उत्तर दिया, प्रेत बाधित? तुम कहते हो इस किले में उससे भी कुछ बढ़कर है। तुम इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हो, है ना? विश्वास करो लड़के, अगर तुम अपनी जान की कीमत समझते हो तो इस विचार को छोड़ दो और यहां से चले जाओ। वापस जाओ अपने घर, अपने बिस्तर पर, और वहां आराम करो। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और साधु से दूर हटकर मैं किले की ओर देखने लगा। उनकी बातों ने मेरे इरादों को और भी मजबूत कर दिया था और तब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो किला अब मुझे बुला रहा हो। एक छोटे से दरवाजे से प्रवेश करते हुए मैं एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जो कभी बाजार रहा होगा। वहां टूटी फूटी दुकानें थी, कुछ अलमारियां अब भी बरकरार थीं, जहां पर शायद बहुत समय पहले सामान दिखाए जाते और बेचे जाते होंगे, और अब वो सिर्फ एक बीते हुए युग के अवशेष थे। मैंने इन दुकानों से घिरे रास्ते पर चलना शुरू किया और एक अजीब तरह का तालमेल महसूस किया। बाजार को पार करने के बाद मैं एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। ये एक आयताकार जलाशय था जिसके चारों तरफ पत्थर की दीवारें बनी हुई थी। मुझे स्थानीय लोगों से हुई बातचीत याद आ गई। ये वही खास तालाब था जिसे रानी रत्नावती इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब इसे एक घेराबंदी से ढक दिया गया था। और तब मेरे मन में ये बात आई कि उन दिनों ये तालाब शायद अपने प्राकृतिक स्वरूप में रहा होगा। कुछ पर्यटक उस तालाब के पास खड़े थे और मुझे भी उसकी ओर खिंचाव महसूस हुआ। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे अपने आप ही किसी चीज का अनुभव होने लगता है, जैसा मुझे उस बाजार में हुआ था। जब भी मैं ऐसी जगहों पर आता हूं तो मेरा सिक्स सेंस मुझे बताता है कि ये जगह किसी जमाने में अलौकिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। इस तालाब के बारे में भी मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, जिसे मैं उस वक्त पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन उस तालाब ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जब मैं तालाब के करीब पहुंचा तो मुझे अचानक तापमान में गिरावट महसूस हुई। वहां का तापमान असामान्य रूप से ठंडा हो गया था। बाहर का तापमान तब 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था, लेकिन जब मैंने अपने थर्मामीटर से पानी की दिशा में तापमान जांचा तो मैं हैरान रह गया। वहां का तापमान सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस था, और सबसे खास बात कि पानी बिल्कुल साफ था। सच कहूं तो मैंने इतना साफ पानी हिमालय की नदियों में भी नहीं देखा था। यह सब कुछ अपने आप में असंभव था। तब मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि इस तालाब में जरूर कुछ हुआ होगा। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने के कारण एक बात जो मुझे पता है कि बिना वजह किसी जगह का तापमान कम होना इस बात का संकेत है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जलाशय अक्सर अलौकिक प्राणियों के विशेष ठिकाने माने जाते हैं। मैं अपनी आंखें बंद करके आसपास की चीजों को महसूस करने की कोशिश करने लगा। इस किले के बारे में मैं जो कुछ जानता था उसे ध्यान में रखते हुए मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे यहाँ रोने चीखने की आवाजें सुनाई देंगी, जो कि अक्सर दूसरी दुनिया से आती है। लेकिन मुझे वहां पर सिर्फ पानी की आवाज सुनाई दी, पानी जो अपने में ही शांत था। जब मैं किले के अंदर दाखिल हुआ था तब वो दोपहर का समय था। ग्रिल वाले दरवाजे से अंदर जाते ही मैं एक लंबे गलियारे में पहुंचा जिसके दोनों ओर कमरे थे। यह जगह शायद मजदूरों के क्वार्टर रहे होंगे, जहां सिपाही और सेवक उस समय रहा करते थे। हालांकि ये मुझे अजीब लगे क्योंकि ये कमरे वास्तव में बहुत ही छोटे थे। बाहर हर जगह तेज धूप होने के बावजूद यहां घना अंधेरा था। लेकिन यह बात मेरे समझ से परे थी कि कोई अपने सैनिकों के लिए इतने छोटे कमरे क्यों बनाएगा। मैंने अपना बैग खोला और उसके अंदर से तापमान जांचने वाला यंत्र निकाला। यह एक ऐसा उपकरण है जो बस पेशेवर लोग ही इस्तेमाल करते हैं ताकि वो तेजी से हो रहे तापमान के बदलाव को समझ सके। ये उपकरण लगातार किसी जगह का तापमान जांचता रहता है, और अगर कहीं तापमान में कोई असामान्य गिरावट होती है तो उसे ये तुरंत पकड़ लेता है। इस यंत्र के साथ साथ में आगे बढ़ने लगा। मैंने आगे जाकर कुछ कमरों का निरीक्षण किया। अजीब बात यह थी कि किले के इस हिस्से में बहुत कम पर्यटक थे।
बस कुछ ही बहादुर लोग थे जो यहां तक आए थे। मैं कमरे से कमरे और गलियारे से गलियारे होते हुए वहां तक चला गया जहां तक पहुंच सकता था। मैंने वहां का हर कोना खंगाल डाला। मेरी नजर हर वक्त मेरे उपकरण पर थी, लेकिन उस पूरे किले को लगभग 2 बार देखने के बाद भी मुझे वहां पर कोई भी अजीब चीज महसूस नहीं हुई और न ही तापमान में बदलाव दिखाई दिया। शाम के लगभग 5 बजे थे। मैं किले के सभी जगहों को देख चुका था और अब तक मुझे वहां कोई भी अजीब बात महसूस नहीं हुई, सिवाय एक जगह के जहां पर सेंसर ने थोड़ा अजीब सा व्यवहार किया। मैं उस दिशा में आगे बढ़ा। वहां मुझे किले की ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा मंदिर मिला। यह पत्थरों से बना हुआ एक पूजा स्थल था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित लगता था, क्योंकि वहां पर मुझे एक शिवलिंग जैसा आकार दिखाई दिया। हालांकि मैं निश्चित नहीं था, लेकिन उसे देख लगा कि किसी ने हाल ही में वहां पर पूजा की है, क्योंकि मैंने वहां ताजे फूल, चंदन और धूप बत्तियों की जली हुई लकड़ियां देखी। मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि हम भारतीय जहां भी जाते हैं वहां पर पूजा स्थल बना लेते हैं। उस जगह को देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी पर्यटक ने इसे बनाया हो और फिर दूसरों ने बस इस परंपरा को जारी रखा हो। घंटों तक खोज करने के बाद मेरा संशय और भी मजबूत हो गया, लेकिन 2 बातें थी जो मुझे वहां से जाने से रोक रही थी। पहली बात थी वो सूचना बोर्ड, जिसमें लिखा था कि शाम 6 बजे के बाद यहां पर रुकना नहीं है, और अगर वहां सच में कुछ भी नहीं है तो सरकार ऐसी नोटिस क्यों लगाएगी। दूसरी बात वो तालाब, वो मुझे सच में अजीब लग रहा था, और अगर किले में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं था तो भी तालाब ने मेरे ध्यान को पूरी तरह से खींच लिया था। अपना बैग पैक कर मैं बाहर चला गया और तालाब के पास बैठ गया। मैंने अपना मन बना लिया था कि इतनी दूर आने के बाद बिना किसी जवाब के मैं लौट नहीं सकता। कुछ तो महसूस होना चाहिए, इसलिए मैंने रात तक वहीं रुकने का फैसला किया। अगर कुछ होना होगा तो वो जरूर रात के अंधेरे की चादर में होगा, जब ये पर्यटक यहां से चले जाएंगे, और शायद उसके बाद यहां की किसी अनजान शक्ति को अपनी सत्ता जाहिर करने का मौका मिलेगा। सूरज ढलने लगा था। मैं तालाब के किनारे बैठा रहा। मैंने बस सुना था कि सूरज डूबते ही पूरा इलाका खाली हो जाता है, लेकिन आज मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा था। यह बड़ा अजीब और डरावना था। सूरज डूबने से पहले ही ज्यादातर लोग वहां से जा चुके थे, और उसका कारण था डर, जो उस जगह के अंदर छुपा हुआ था। जब सूरज पूरी तरह से डूब गया तब शाम के 7 बज चुके थे। अब वहां हल्का अंधेरा हो चुका था। मैं तालाब के किनारे बैठा रहा और देख रहा था कि क्या कोई मुझे वहां से जाने के लिए कहता है या नहीं। आमतौर पर ऐसी जगहों पर गार्ड होते हैं जो पर्यटकों को बाहर निकालते हैं, लेकिन मैंने वहां पर करीब 1 घंटे तक इंतजार किया और फिर धीरे धीरे पूरे इलाके में अंधेरा छा गया, लेकिन वहां पर मुझे टोकने के लिए कोई नहीं आया। रात के करीब 8:30 बज रहे थे जब मैं वहां से उठा। मैंने अपनी भूख बिस्कुट खाकर शांत की और फिर तालाब का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इससे मुझे थोड़ा जोश मिला कि मैं अपनी योजना पर आगे बढ़ सकता हूं। अब तक मुझे यह समझ आ गया था कि सुबह तक यहां से निकलने का कोई तरीका नहीं है। रात में यहां कोई आता जाता नहीं, यानी अब यहां कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई साधन नहीं मिलेगा। अब जो भी हो, मुझे रात भानगढ़ में ही बितानी पड़ेगी। और इस सोच ने मुझे अजीब सा जोश दे दिया। वहां की खामोशी बहुत ही अजीब थी। उस वक्त भानगढ़ किले पर अंधेरा होने के बाद जो सन्नाटा छा गया था, ऐसा मैंने आज तक पहले कभी महसूस नहीं किया था। सब कुछ शांत था, न हवा में कोई हलचल थी और न ही कोई आवाज, और मैं एक ही जगह पर खड़ा था, सिर्फ अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए। मैं धीरे धीरे छोटे कदमों के साथ अंदर बढ़ा, ताकि मेरी वजह से वहां कोई भी आवाज न हो, क्योंकि अगर यहां कुछ होता तो वो अब तक मेरे सामने आ चुका होता या फिर कहीं छिप गया होता। मेरे दिमाग में अब भी शक था कि वहां कुछ तो होगा, इसलिए मैंने अपने गैजेट्स पर भरोसा करते हुए जांच जारी रखी। पूरी सावधानी के साथ मैं फिर से उन्हीं कमरों में जा पहुंचा। यहां अकेला होने के कारण मेरी संवेदनाएं और भी तेज हो गई थी। हल्की सी हवा की आवाज भी मुझे चौंका दे रही थी। मैं अपने गैजेट्स को लेकर किले के अलग अलग कोनों में उन्हें घुमाते हुए चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे एक भारीपन सा महसूस होने लगा था, और मेरे अंदर जो डर था वो किसी अलौकिक चीज की वजह से नहीं था, बल्कि ये अकेलेपन का असर था। और इसलिए मैं चाहता था कि वहां कोई हरकत हो, कुछ तो दिखाई दे। 1 घंटे की जांच पड़ताल के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने जेल के सभी छोटे छोटे कमरों को देखा, ऊपर छत पर चढ़ा और हर कोने का मुआयना किया। मैं वहां के डांस हॉल में भी गया,
जहां मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और 1 मिनट के लिए वहीं पर खड़ा रहा। और वहां रुककर मैंने यह महसूस करने की कोशिश की कि क्या सदियों पहले यहाँ के शोरगुल की झलक मुझे सुनाई देगी, लेकिन मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला। अगर यहाँ आत्माएं थी तो शायद बहुत पहले ही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भी इस जगह को छोड़ दिया हो। और ये सब कुछ मानते हुए मैंने ये सोचा कि मेरा एक प्रयास बेकार हो गया। मैं उस गलियारी की ओर बढ़ा जो बाहर की ओर जा रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे और बाहर जाते वक्त मैं ये सोच रहा था कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो सड़क पर कोई ना कोई मिल जाएगा, शायद कोई बाइक सवार जो मुझे लिफ्ट दे दे। हालांकि इस बात की उम्मीद कम थी। जैसे ही मैं बाजार के पास पहुंचा, मेरे K2 सेंसर में कुछ हलचल हुई और तब मुझे पहला झटका लगा। ऊपर कुछ चल रहा था। दूसरी मंजिल के एक कमरे में आग जल रही थी। जहां मैं खड़ा था वहां से वो रोशनी इतनी अजीब लग रही थी कि मैं लगभग चौंक पड़ा। मैं वहीं पर खड़े होकर थोड़ा सोचने लगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैंने वो कमरा कुछ ही मिनट पहले देखा था और तब तो वहां कुछ भी नहीं था। और अगर मैं गलत नहीं था तो ये वही कमरा था जिसमें मैंने भगवान शिव का मंदिर देखा था। वहां पर उठ रही आग की लपटें हवा में नाचती सी लग रही थी, लेकिन वहां हवा का नामो निशान नहीं था। वो रात इतनी गर्म थी कि मेरी कमीज मेरे शरीर से चिपक रही थी। वहां कोई हवा नहीं थी, लेकिन उस खिड़की में पीली और लाल लपटें ऐसे नाच रही थी जैसे वो कोई रंगमंच हो। धीरे धीरे मैंने पास जाने की हिम्मत जुटाई। मैंने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे जैसे मैं करीब गया, मुझे सूखी टहनियों की जलने की आवाज सुनाई दी। मेरे लिए अजीब बात यह थी कि जली हुई टहनियों की आग कुछ ही मिनटों में इतनी उग्र कैसे हो सकती थी। मुझे ये देखना चाहिए। मैंने एक बार फिर से हॉल में कदम रखा। पूरी कोशिश की कि कोई आवाज ना हो। इस बार मुझे अच्छे से पता था कि कहां जाना है। अंधेरे में मैं चुपचाप दूर पर हिलती हुई परछाई को देखते हुए उसकी ओर चलने लगा। फिर मैं एक ऊंची सीढ़ी की ओर बढ़ा जो ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। वहां पर चढ़ने के बाद मैंने देखा कि जो गलियारा पहले घोर अंधेरे में डूबा हुआ था, अब वहां का आखिरी हिस्सा वहां पर मौजूद कमरों से आ रही नारंगी पीली लौ की रोशनी से भर चुका था। इस सीलन भरे गलियारे में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। जैसे ही मैंने कुछ कदम और आगे बढ़ाए, मुझे किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। कुछ कदम और चलते ही एहसास हुआ कि वो केवल बुदबुदाहट नहीं है, बल्कि मंत्रों का जाप था। कोई एक या शायद एक से ज्यादा लोग वो कुछ बोल रहे थे। यह आवाज तेज और साफ नहीं थी, बल्कि वो सारे लोग सांसों के बीच बुदबुदा रहे थे। मुश्किल से ही उनके होठों से आवाज निकल रही थी, लेकिन उस आवाज की एक हल्की सी गूंज उस गलियारे में सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, ये आवाज और भी तेज होती गई। मैं कमरे के दरवाजे तक जा पहुंचा और वहीं पर रुक गया। मैं दीवार से चिपक कर खड़ा रहा ताकि कमरे के अंदर जो कोई भी हो वो मुझे देख न सके। मैंने वहीं से छुपकर थोड़ा झुककर सिर बाहर निकाला, बस हल्के से अंदर झांका, और जो मैंने उस कमरे में देखा उसने मुझे इस कदर झकझोर कर रख दिया कि मेरे हाथ पांव कांपने लग गए। अब मैं उस दृश्य को वैसा ही बताने जा रहा हूं जैसा मेरी आंखों ने वहां पर देखा था। उस कमरे में, उस पुराने के मंदिर के एक तरफ जहां अब आग की लपटें उठ रही थी, वहीं पर 3 तांत्रिक बैठे थे। उनमें से 2 की पीठ मेरी तरफ थी और वो शायद आंखें बंद करके वहीं पर झूम रहे थे। उनकी शक्लें मुझे थोड़ी बहुत ही नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर विभूति लगी हुई थी। गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की मालाएं और बाजुओं पर छोटे छोटे रुद्राक्ष बंधे हुए थे। उनमें से एक था जो मंत्रोच्चार में बाकी दोनों का नेतृत्व कर रहा था। शायद वो उनका गुरु था। और उसके हाथ में, यकीन मानिए, एक मानव खोपड़ी थी। वो खोपड़ी ऐसी थी जैसे अभी अभी किसी लाश से निकाली गई हो। उसमें पुरानी सड़ी हुई खोपड़ी जैसा पीला रंग बिल्कुल भी नहीं था। वो मुख्य तांत्रिक उस खोपड़ी को हवा में लहराते हुए कुछ मंत्र पढ़ रहा था, और वो तीनों भी अजीबोगरीब तरीके से अपने शरीर को झटक रहे थे, जैसे उनका शरीर किसी ताल पर डोल रहा हो। यह दृश्य इतना भयानक था कि मेरी रगों में खून जमने लगा। मैं आत्माओं से नहीं डरता, और अगर सच कहूं तो मैं दुनिया के सबसे वीरान स्थान पर अकेले रात बिता सकता हूं, लेकिन ये लोग इंसान थे, हड्डी मांस के बने इंसान। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि इंसान किसी भी भूत प्रेत से लाख गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात अगले ही पल सच साबित हुई। उस कमरे में कुछ और भी था।
आग की लपटों से उस पार दूसरे छोर पर। पहले तो आग के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मुझे यकीन हो गया कि मैं इस दृश्य को कभी भुला नहीं पाऊंगा। वहां एक इंसान बंधा हुआ था। मैं अब उसे देख सकता था। करीब 22 साल का कोई लड़का था, पूरी तरह नग्न। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। उसके हाथ और पैर एक खंभे से कसकर बंधे हुए थे। उसके सीने पर खून की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। जख्म से खून बह रहा था और यहीं पर मैंने अपने आप पर काबू खो दिया। उस युवक ने अपनी आंखें खोली और सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में जो याचना मैंने देखी वो मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। तभी उस रात की सबसे भयानक घटना घटी। उस बेबस लड़की की नजरों का पीछा करते हुए उस मुख्य तांत्रिक ने पलटकर मेरी तरफ देखा। उस वक्त मैं दरवाजे की चौखट के बाहर खड़ा था। थोड़ा सा छुपा हुआ जरूर था, लेकिन मेरी नजर अंदर थी। उसकी घूरती हुई आंखों ने मुझे ऐसा जकड़ा था जैसे कोई हिरन हाईवे पर तेज रफ्तार से आती गाड़ी की हेडलाइट के सामने आ जाए। इससे पहले कि मैं हिल पाता, तांत्रिक ने तुरंत कुछ उठाया और एक गाली चिल्लाते हुए मेरी तरफ फेंक दिया। और वो चीज मेरी तरफ आते ही मुझे साफ दिखाई दी। वो वही खोपड़ी थी जो उसके हाथ में थी। मैं अब तक कई बार बेवकूफ़ी कर चुका हूं, लेकिन शुक्र है कि उस रात ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं वहां एक पल भी रुकता तो शायद आज मैं ये कहानी आपको सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। तांत्रिक तुरंत खड़ा हो गया और बैल की तरह मेरी तरफ दौड़ने लगा। उसकी नथुनें फूल रही थी, आंखों में गुस्से की लपटें थी। बाकी दूसरे तांत्रिक वहीं पर बैठे रहे, लेकिन ये क्रोध में मेरी ओर झपट पड़ा। वो तांत्रिक मुझ तक पहुंच पाता उससे पहले ही मैं पलटकर भागने लगा। और तब मैंने एक अलग ही दिशा में दौड़ लगाई और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, नहीं, ये भूत प्रेत नहीं था, ये इंसान था। और जैसे मैंने पहले कहा, इंसान ही सबसे खतरनाक होते हैं। तांत्रिक कभी दीवारों के पीछे छुप जाता, कभी अचानक मेरे सामने आ जाता। वो मुझे देख गालियां बकता और फिर कुछ चीज उठाकर मेरी तरफ फेंक देता। एक बार तो उसने मुझ पर एक हड्डी फेंकी, एक जांग की बड़ी हड्डी। वो मेरी रीढ़ पर लगते हुए लुढ़क गई और आज भी उसकी निशानी मेरे शरीर पर मौजूद है। मैं भागने में इतना चुस्त नहीं था जितना तेजी से वो मेरा पीछा कर रहा था। वो पहाड़ों में रहने वाली बकरी जैसे फुर्तीला था, जैसे उसे इस किले का हर कोना पता हो। और वहीं पर मैं लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते हुए भाग रहा था। पर उस वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे जिंदगी के सारे पल तैरने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ये यकीन था कि ये मेरी आखिरी रात नहीं होगी। और जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैंने किले के मुख्य दरवाजे को देख लिया। वो दरवाजा जो बाजार और तालाब की ओर खुलता था। मैंने उस दरवाजे को देखा और फिर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तांत्रिक मेरे बिल्कुल करीब था। एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी सांसें मुझे अपनी पीठ पर महसूस हुई हो। उसकी उंगलियों का एक हल्का सा स्पर्श मेरी शर्ट पर महसूस हुआ और उस एक पल में मेरे शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। लगा जैसे वो मुझे पकड़ने ही वाला है। लेकिन शायद मैं कहीं ना कहीं जानता था कि वो मेरी आखिरी रात नहीं थी। मैं बच गया। मैंने एक आखिरी छलांग लगाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं किले से बाहर निकला, वो वहीं पर थम गया और तब मुझे महसूस हुआ कि अब कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा है। मैं खुले मैदान में था। वहां की गर्म हवा मुझे चारों तरफ से सहला रही थी। मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं कि उस रात मैं कितनी देर तक भाग रहा था। किला पार करने के बाद भी मैं भाग ही रहा था। उन तांत्रिकों के मंत्र, उस लड़के के जख्म और उन हड्डियों के टकराहट, ये सभी बातें मेरे दिमाग से आसानी से नहीं जा रही थी। भानगढ़ किले के बाहर वाली सड़क पर मैं बिना यह जाने भागता रहा कि वो सड़क किस तरफ जा रही है। मैं आखिरकार तब रुका जब मुझे सामने सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो वही साधु था जिनसे मेरी दोपहर को मुलाकात हुई थी। मैं हाँफते हुए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तो तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। उनकी आवाज ने मुझे शांत कर दिया। अब वो आवाज सुबह जैसी भारी और खुरदुरी नहीं थी, बल्कि शांत थी। मैं सड़क पर ही उनके पास गिर पड़ा और तब जाकर एहसास हुआ कि मैं कितना थक चुका हूं। वो क्या था बाबा? मैंने अपना पसीना पोंछते हुए उनसे पूछा। अगर मैं सुबह तुम्हें बता देता तो तुम शायद मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैं अब किसी को कुछ नहीं बताता। जो कोई भी अंदर जाना चाहे खुशी से जाए।
सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। शायद तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तुम बच निकले। मैंने कांपती आवाज में उनसे पूछा, लेकिन लेकिन वहां क्या था? वो लोग कौन थे? साधु मेरे पास सड़क पर बैठते हुए कहने लगा, बहुत पहले रानी रत्नावती के समय में तांत्रिक सिंघिया, जिसकी नजर रानी पर थी, उसकी नजर एक और चीज पर भी थी। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया और हैरान होकर उनकी ओर देखने लगा। साधु ने मेरे चेहरे की हैरानी को देखते हुए आगे कहा, वो चीज तालाब में है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। वो एक पत्थर है, पर साधारण पत्थर नहीं, वो एक पारसमणि है। मेरी नजर उनके चेहरे पर ही टिक गई थी। मैंने पारसमणि के बारे में सुना था कि वो एक चमत्कारी पत्थर है जो लोहे को सोने में बदल सकता है। फिर उस साधु बाबा ने आगे कहा, तांत्रिक रानी को चाहता था ताकि वो रानी, किला और तालाब इन सब पर कब्जा कर सके। उसे पारसमणि चाहिए थी और इसीलिए जब रानी ने उसे ठुकराया तो उसने भयंकर श्राप दे दिया। लेकिन ये लोग कौन थे? ये उस तांत्रिक के अनुयायी है। कई पीढ़ियों से बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन उनकी वो ख्वाहिश अब भी बरकरार है। वो पारसमणि को पाना चाहते हैं। और वो लड़का? वो तो मर चुका है। वो उनकी बलि है। क्या उन्होंने उसे मार दिया? हाँ, यही सच है बेटा। यहां आने वाले आवारा लोगों को ये तांत्रिक उठा लेते हैं और उस जगह पर उनकी बलि चढ़ा देते हैं। इनका मानना है कि ऐसा कुछ खास रातों में करने से वो पारसमणि के करीब पहुंच जाते हैं। तो क्या यहाँ भूत वूत कुछ नहीं है? सरकार के उस बोर्ड का क्या? सरकार या गांव वाले इसे रोकते क्यों नहीं? क्योंकि साधु ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, अगर तांत्रिकों को पारसमणि मिल गई तो क्या इससे सबका भला नहीं होगा? उस साधु के ये शब्द तब हवा में गूंज रहे थे। फिर साधु उठकर वहां से चला गया। मैंने पीछे से उन्हें पुकारा। कुछ देर बाद उन्हें ढूंढते उनके पीछे भी भागा, लेकिन तब तक वो जंगल में गायब हो चुके थे। आज भी भानगढ़ किले को लेकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास है। उस बात को अब 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन सब कुछ अब भी किसी सपने के जैसे लगता है। सच कहूं तो जब मैं ये लिख रहा हूं तो मेरे दिमाग का एक हिस्सा ये सोच रहा है कि क्या वो सब वाकई हुआ था? क्या वहां सच में काला जादू करने वाले लोग थे? और क्या मैंने सच में एक इंसानी बलि देखी थी जिसे मैं रोक नहीं सका? लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचता हूं कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। मेरे उस अनुभव ने मुझे सिखाया है कि भूत प्रेतों पर काबू पाना मुमकिन हो सकता है, लेकिन इंसानी दिमाग की बुरी चालों को रोकना नामुमकिन है। और जिस दिन हम इस सब पर काबू पा लेंगे, उसी दिन सच में इस धरती पर हमारा राज होगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Yoda.